मॉर्निंग फ्रेंड्स, एग्ज़ाम गुरु यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं प्रदीप। आज की ये वीडियो हमारी जो है, जितने भी प्रोजेक्ट रेलवे द्वारा या रेलवे के लिए लॉन्च किए गए हैं 18 से लेकर के उन सब के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। ये वीडियो आपकी बहुत लेंथी जाने वाली है, लगभग 1.5 घंटे के आसपास की। ठीक है, इसमें हम सारे प्रोजेक्ट जितने भी बनाए गए हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, और साथ ही साथ में रेलवे ने कौन से नए ऐप लॉन्च करे हैं, कौन सी स्कीम लॉन्च करी है, मतलब कि आप समझ लो आज की ये वीडियो रेलवे से रिलेटेड पूरी हो जाएगी। ठीक है, चलिए आइए तो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले जो भी वीडियो देख रहे हैं प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और जो नए यूज़र्स हैं वो सब्सक्राइब कर लें। चलिए आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला आपको दे रखा है, सुरंग के भीतर देश में पहला रेलवे स्टेशन हिमाचल प्रदेश के केलांग में बनाया गया है। यानी कि जैसे कि आपको पता होगा, जो सुरंग के भीतर बनाया गया है, यानी कि सुरंग के अंदर कैनाल में बनाया गया है। 20 अक्टूबर 2018 को भारत को पहली बार हिमाचल प्रदेश में 3000 मीटर की ऊंचाई पर एक सुरंग अंदर बनाई गई है, और एक रेलवे स्टेशन का नाम भी घोषित किया गया है। क्या नाम किया है? कीलोंग स्टेशन। यानी कि ये भारत का पहला अभी तक का इकलौता सुरंग वाला रेलवे स्टेशन है। ठीक है, कौन सा है? कीलोंग स्टेशन। कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश। यह बिलासपुर मनाली लेह लाइन के साथ चीन भारत सीमा के करीब बनाया जाएगा। ठीक है, ये कहाँ पे बनाया गया है? ये आपका भारत चीन की सीमा जो है लेह मनाली वाली, वहाँ पर बनाया गया है। ओके फ्रेंड्स, और स्टेशन लगभग 3000 मीटर की ऊंचाई पर होगा और 2700 किलोमीटर लंबी सुरंग के अंदर बनेगा। सॉरी, 27 किलोमीटर, 2700 नहीं, 27 किलोमीटर इसकी लेंथ होगी। 3000 मीटर की हाइट होगी और इसकी जो लेंथ होगी वो 27 किलोमीटर, 27 किलोमीटर होगी। ओके, चलिए आगे। सुरंग के जो भीतर है, ये बिलासपुर से लेकर के सभी महत्वपूर्ण स्थान कौन कौन से आपके सारे जो स्थान पड़ते हैं, सुंदरनगर, मनाली, मंडी, कीलोंग, कोकसर, दारचा, उपसी, कारू और हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर के अन्य शहर भी इसमें जुड़ जाएंगे, जिससे कि इनके आने जाने का बहुत ही इजी वे हो जाएगा। यानी कि एक जम्मू कश्मीर से और आपका हिमाचल प्रदेश में आना जाना बढ़ जाएगा। पूरा होने के बाद लाइन दिल्ली और लेह के बीच की दूरी को कवर करने के लिए ली गई अवधि को लगभग 40 घंटे से 20 घंटे तक कर दी जाएगी। यानी कि जो आपका 40 आवर लगते थे उसको घटाकर 20 घंटे कर दिया गया है। यूँ क्योंकि मतलब जो ये सुरंग कैनाल का इसका यूज़ करेंगे हम, इस सुरंग का, तो इस के थ्रू जब रेल जाएगी तो उसमें आपका आधा टाइम सेव हो रहा है। जहाँ 40 घंटे लगते थे अब वो सीधे 20 घंटे लगेंगे। ओके, आगे ये जो है, केंद्रीय रेल और कोयला मंत्री श्री पीयूष गोयल को पोंसिमोलिया विद्यालय के क्लाइनमैन सेंटर फॉर एनर्जी पॉलिसी ने चौथे वार्षिक कॉर्नेट पुरस्कार से सम्मानित भी किया है। ठीक है, अब मैं आपको बता दूं, जो आपकी हमारे रेल मंत्री हैं पीयूष गोयल, ठीक है, कोयला मंत्री भी यही हैं, इनको कॉर्नेट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। कॉर्नेट पुरस्कार दरअसल क्लाइनमैन सेंटर का वार्षिक सम्मान है, जो छात्रवृत्ति या अभ्यास के माध्यम से ऊर्जा नीति में विशेष योगदान के लिए दिया जाता है। इसका मतलब ये किस लिए दिया जाता है? जब हम एनर्जी में कोई नई पॉलिसी लाते हैं, उसमें कोई अपना कोई नया सिस्टम लॉन्च करते हैं या कोई उसमें बेहतरीन चीज़ दिखाते हैं, तो उसके लिए इसको सम्मानित किया जाता है। कॉर्नेट ऊर्जा क्षेत्र का बहुत ही प्रतिष्ठित पुरस्कार है। ये आपका जो कॉर्नेट होता है वो ऊर्जा क्षेत्र का, एनर्जी सेक्टर का बहुत ही ज़्यादा वैल्यूबल अवार्ड है। इसका नाम फ्रेंच भौतिक वैज्ञानिक निकोलस सादी कॉर्नेट के नाम पे रखा गया है। ये पुरस्कार किसके नाम पे रखा गया है? फ्रेंच जो भौतिक वैज्ञानिक थे निकोलस सादी कॉर्नेट, उनके नाम पे रखा गया है, जिन्होंने भाप के इंजन की ताकत को पहचानते हुए कहा था कि मानव के विकास में एक महान क्रांति का निर्माण करेगी।
ठीक है, इन्होंने ही कहा था, किन्होंने, निकोलस सादी कॉर्नेट ने, कि जो भाप का इंजन है वो देश के अंदर मानव की क्रांति का निर्माण लाएगी, यानी कि बहुत ज़्यादा डेवलप्ड करेगी किसके, मनुष्य की थिंकिंग को, और उनके प्रति लोगों में ऐसी टेक्निकल या टेक्नोलॉजी लाने की चेष्टा रखती है। कौन सी, भाप का इंजन, क्योंकि भाप के इंजन से आपको पता होगा उसकी पावर के थ्रू बहुत सारी चीज़ों का निर्माण किया गया है। ठीक है, तो इन्होंने यही कहा था। अब बात करें तो अच्छा फ्रेंड्स, जो ये मैं अभी टॉपिक बता रहा हूँ, इन सारे टॉपिक पे लगभग 70 से 80 क्वेश्चन की एक सीरीज़ बनेगी। वो मैं अगली वीडियो में लाऊंगा, एक साथ ही होगी, मैराथन समझ लो आप। 70 से 80 क्वेश्चन होंगे, सारे टॉपिक होंगे जितने भी मैं आज पढ़ाऊँगा। ठीक है, उनके MCQ होंगे, आप उसको ज़रूर देखें। रेल मंत्रालय को मिला स्वच्छता ही सेवा पुरस्कार। रेल मंत्रालय को मिला है स्वच्छता ही सेवा पुरस्कार। 2 अक्टूबर 2018 को स्वच्छता ही सेवा पुरस्कार की श्रेणी में स्वच्छता पखवाड़ा की योगदान के लिए रेल मंत्रालय को सर्वश्रेष्ठ विभाग नामित किया गया है। यानी कि इसमें क्या है आपका, इसमें 2018 में पुरस्कार मिला, स्वच्छता ही सेवा पुरस्कार। किसको मिला है, भारतीय रेलवे को। स्वच्छ भारत मिशन की 4th वर्षगांठ पर रेल मंत्रालय ने ये पुरस्कार प्रदान किया। ठीक है, जो स्वच्छ भारत मिशन है वो मोदी जी द्वारा चलाया गया था। ठीक है, उसकी 4th वर्षगांठ पर इसको प्रदान किया गया है। दक्षिण रेलवे एक मानव रहित क्रॉसिंग मुक्त क्षेत्र बन गया है। ये भी एक आपका इम्पोर्टेंट है, क्या, कि जो मानव रहित क्रॉसिंग है, क्रॉसिंग जैसे आपने देखा होगा बहुत सी जगह ऐसा होता है जहाँ पर जो रेलवे लाइन होती है वहाँ पे फाटक लगे होते हैं। ठीक है, क्रॉस बैरियर लगे होते थे, तो ये वही मानव रहित क्रॉसिंग बन गया है। कौन सा, साउथ रेलवे। दक्षिण रेलवे मानव रहित लेवल क्रॉसिंग फ्री जोन बन गया है, जिसने 1000 से अधिक ऐसे लेवल क्रॉसिंग को ख़त्म कर दिया है। ठीक है, क्योंकि उसमें क्या होता था, दिक्कत होती थी कभी कि बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट होने के उसमें चांसेस होते थे। उसको अभी ख़त्म कर दिया गया। कहाँ पे, साउथ रेलवे में। इसमें शामिल हुए पलक्कड़, तिरुवनंतपुरम और चेन्नई डिवीज़न है। ठीक है फ्रेंड्स, कौन कौन है, पलक्कड़, तिरुवनंतपुरम और चेन्नई डिवीज़न। आगे बात करें हम, भारतीय रेलवे द्वारा शुरू किया गया प्रोजेक्ट उत्कृष्ट 2 अक्टूबर 2018 को, यानी कि भारतीय रेलवे ने एक प्रोजेक्ट उत्कृष्ट लॉन्च किया है। कब लॉन्च किया है, 2 अक्टूबर 2018 को भारतीय रेलवे ने ये अपना प्रोजेक्ट उत्कृष्ट लॉन्च किया है। उद्देश्य क्या है, क्यों लॉन्च किया है, रेलवे की योजना अगले 2 वर्षों में 4 अरब रुपए की लागत से, ठीक है, 4 अरब रुपए की लागत से 640 उत्कृष्ट रैक को अपनी मेल या एक्सप्रेस ट्रेनों के उन्नयन के रूप में विकसित करने की है। यानी कि लगभग 640 रैक बनाना चाहती है इंडियन रेलवे, जो कि 4 अरब रुपए तक की लागत इसमें लगाई जाएगी। मार्च 2019 तक पहले चरण में 140 रैक विकसित कर दिए जाने हैं। ठीक है, जो आपका मार्च 29 था उसमें 140 रैक कर दिए गए थे। और इसमें होगा क्या, ये जो ट्रेन में लगाई जाएंगी इसमें स्वच्छ रेल शौचालय स्थापित करना होगा। यानी कि स्वच्छ रेल शौचालय मतलब ट्रेन के अंदर जो शौचालय होगा बहुत ही क्लीन होना चाहिए। ठीक है, इस मकसद से इसको लगाया जा रहा है। लगभग 4 अरब का खर्चा किया जाएगा। सेकंड, ऊर्जा कुशल में LED रोशनी की फिटिंग करना, क्योंकि आपको पता होगा LED जो होती है वो कम वाट की होती है, इलेक्ट्रिसिटी उसमें कम कंज्यूम होती है, तो LED को फिट करना। शौचालय में डस्टबिन का प्रावधान, जैसे कि आपको पता हो ट्रेन में जो होते हैं डस्टबिन वगैरह नहीं होते थे, तो उनको डस्टबिन का भी प्रावधान दिया जाए, जो छोटे बच्चे हैं उनके जो वेस्ट मटेरियल्स होते हैं उनको थ्रो कर सकें। ग्रीन गो ग्रीन संदेश के साथ सिस्ट का, ठीक है, उनको ग्रीन गो के लिए यानी कि पर्यावरण से संबंधित भी उनको इन्फॉर्मेशन मिले। AC कोच में एकीकृत बेसिन कम डस्टबिन का प्रावधान, ठीक है, AC कोच में भी बेसिन वाला डस्टबिन मिले। और ब्रेल साइन और रात चमक सिस्टकर, यानी कि जो ब्रेल साइन होता है, जैसे कि आपको पता होगा आजकल ट्रेनों में जो था
वो जो ब्लाइंड पर्सन होते हैं ब्रेल लिपि नहीं लिखी रहती थी, अब उसमें ब्रेल साइन होंगे ताकि जो ब्लाइंड पर्सन है वो भी छू करके कोच नंबर पता लगा सके, सीट नंबर पता लगा सके। थोड़ा सा वो क्या होगा, उठे हुए होंगे, ठीक है, थोड़े से अप में लिखे होंगे वो नंबर्स, ताकि वो आसानी से इन बटन को छू के पता लगा सकें। और आगे क्या है आपका, आगे है प्रथम ऐसी कोच में एलईडी पैनल, फ़ोटो फ्रेम, नए प्रकार के बोतल, बड़े आकार के दर्पण, ठीक है, मिरर वगैरह, बोतल होल्डर, बोतल भी रहेंगे, नए प्रकार के आग बुझाने के संयंत्र, और साथ ही साथ स्वस्थ नल, ऑटो चौकीदार, ऑडियोनल कंटेनर, यानी कि वहाँ पे आपको और ये सब सुविधाएं भी इसी के अंतर्गत मिलेंगी, ठीक है। तो इसीलिए इंडियन रेलवे ने 2 अक्टूबर 2018 को 4 अरब की लागत से, ठीक है, 4 अरब की लागत से इन कोचों को बनाने का कॉन्ट्रैक्ट दिया है, ठीक है। आगे है सोनीपत जिले के बरही में 500 करोड़ रुपए की लागत से रेल कोच रिफ्रेशिंग और रिहेबिलिटेशन फैक्ट्री स्थापित की जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नवीनीकरण कारखाने की आधारशिला रखेंगे। यानी सोनीपत जिले में बरही में 500 करोड़ की लागत से रेल कोच बनेंगे, ठीक है। इसको कौन आधारशिला रखेगा, नरेंद्र मोदी जी रखेंगे। रेल कोच कार्यशाला में हरियाणा में औद्योगिक विकास को बढ़ावा मिलेगा, और ये इसलिए किया जाएगा ताकि हरियाणा जो है उसमें इंडस्ट्री डेवलप हो सके, उनको हेल्प मिल सके। कारखाने में हर साल 250 यात्री ट्रेन के डिब्बे में मरम्मत और आधुनिकीकरण किए जाएंगे। यानी कि देखो यहाँ पे सबसे पहले तो आपको हम ये भी बता सकते हैं कि यहाँ से एम्प्लॉयमेंट मिल गई, क्योंकि कारखाने में हर साल 250 यात्री ट्रेन के डिब्बे को मरम्मत और आधुनिकीकरण किया जाएगा। अगर 250 डिब्बे में किए जाते हैं तो उनके अंदर एक डिब्बे में 4 से 5 लोगों की रिक्वायरमेंट होगी। तो इसी तरीके से आप समझ सकते हो हज़ारों लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी मिलेगी, ठीक है। और जो पैसेंजर होंगे उनको नई नई सुविधाएं। आगे क्या है, ये भी एक बहुत ही अच्छी मुहिम शुरू करी गई है। हाथियों को रेल पटरी से दूर रखने के लिए असम में लागू की गई है मधुमक्खी ध्वनि प्रणाली योजना। फ्रेंड्स, ये बहुत अच्छी योजना है और ये होनी भी चाहिए थी, ठीक है। ये क्या है योजना, नाम सुन के आपको लग रहा होगा मधुमक्खी योजना क्या। एक्चुअली में क्या है कि मधुमक्खी के साउंड को रिकॉर्ड किया जाएगा और उस साउंड को जो जंगल के पास से ट्रेन पास होती है वहाँ पर इस साउंड को वाइब्रेट किया जाएगा, जिसकी वजह से जो हाथी होते हैं मधुमक्खी के साउंड से वो पीछे हो जाते हैं, तो वो रेलवे ट्रैक पे नहीं आएंगे, जिससे हाथियों की जो दुर्घटना होती थी रेल के वजह से, आपको पता होगा कर्नाटक में, केरल में बहुत ही ज़्यादा हाथी जो थे वो ट्रेन के पास होने से जंगलों एरिया में मर जाते थे, कट जाते थे, तो उनसे उनके रोकथाम मिलेगा, ठीक है। क्या है फ्रेंड्स, देखिए, इसके तहत हाथियों को पटरियों से दूर रखने के लिए मधुमक्खियों की रिकॉर्ड की गई ध्वनि चलाई जाएगी, ठीक है। यानी कि जो बीस की होती है हनी बी, उनके साउंड को पहले ही रिकॉर्ड कर लिया जाएगा और 600 मीटर दूर तक आवाज़ सुनाई देगी। यानी जैसे ही वो जंगल वाले एरिया से पास होगी वहाँ पर 600 मीटर दूर से ही उसको आवाज़ सुनाई दे सकती है। यानी कि स्टार्टिंग से वो शुरू कर देंगे जहाँ पे भी आपका जंगल वाला एरिया आ रहा होगा या ऐसा स्थल होगा, ठीक है। ये कहाँ शुरू करी गई है, गुवाहाटी में और असम में। ओके फ्रेंड्स, चलिए आगे है, IRCTC ने शुरू की है दिशा सेवा, ठीक है। दिशा सेवा ये है क्या, देखिए, जो दिशा रेलवे से जुड़े आपके हर सवाल का जवाब देगी, यात्रियों की समस्याओं से निपटने के लिए नया तरीका है। जैसा आपको पता होगा जो यात्री होते हैं, पैसेंजर होते हैं, बहुत सारी समस्याओं से जूझते हैं कि जैसे कि मैं आपको बता दूं, प्लेटफॉर्म टिकट के लिए या ट्रेन कितना लेट हो गई, इन सब चीज़ों से रिलेटेड बहुत ज़्यादा दिक्कत होती थी। तो उसके लिए इन्होंने एक एप्लीकेशन लॉन्च की है, कौन सी, दिशा। आर्टिफिशियल एजेंसीज की सहायता से यात्रियों की समस्या का समाधान किया जाएगा। अब जब भी आप IRCTC, ये जैसे कि इंडियन रेलवे की वेबसाइट है, पर लॉगिन करेंगे तो आर्टिफिशियल एजेंसी से लैस
चैट बॉक्स आज की दिशा वेबसाइट के दाईं तरफ मिलेगा और इसके जरिए आप IRCTC से जुड़ा हुआ कोई भी सवाल पूछ सकते हैं और आपका जवाब तुरंत मिल जाएगा। ठीक है, रेलवे से रिलेटेड आपको अगर कोई भी डाउट होता है, आप कुछ भी पूछना चाहते हैं, तो आप IRCTC पे जा कर के उस पर क्लिक करेंगे तो उस पर चैट बॉक्स मिलेगा दाईं तरफ। ठीक है, और फिर वहाँ आप जा कर के उस क्वेश्चंस को पूछ सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, देखिए आगे है, रेलइस्रो ने येस्कॉम ग्लोबल कोर्ट प्राइवेट लिमिटेड के साथ साझेदारी में रेलवेरी नामक अपना खुद का खाद्य वितरण ब्रांड लॉन्च किया है। यानी कि रेलवेरी नामक एक अपना खाद्य वितरण ब्रांड लॉन्च किया है। जैसे कि पता हो तो जो रेलइस्रो है इसके अंतर्गत क्या होगा, रेलवे अपना खुद का फूड, जैसे कि पहले क्या होता, कैटरिंग वाली कंपनियों को दिया जाता था ऑर्डर कि आप आज की ट्रेन में यहाँ से यहाँ तक जा रही है, उसमें आप कैटरिंग का वर्क करेंगे। अब क्या होगा, ये ग्लोबल कोर्ट प्राइवेट लिमिटेड के साथ इन्होंने पार्टनरशिप करी है और अब रेलवेरी नामक अपना खुद खाद्य वितरण ब्रांड लॉन्च कर दिया है। ओके फ्रेंड्स, आगे है आपका, देखिए UTS ऑन मोबाइल। ठीक है, UTS ऑन मोबाइल क्या है आपका, ये सेंटर ऑफ द रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम CRICS के अंतर्गत है। इसमें क्या होगा, UTS ऑन मोबाइल एप्लीकेशन enables booking and cancellation of the unreserved ticket issue and renewal of the session and platform tickets, check and load our wallet balance and help maintain, ठीक है, यूज़र प्रोफाइल मैनेजमेंट एंड बुकिंग हिस्ट्री। यानी कि UTS ऑन मोबाइल एक एप्लीकेशन लॉन्च की गई है। ठीक है, इसके अंतर्गत क्या होगा, आप अपने टिकट को कैंसिल करा सकते हैं, आप टिकट का स्टेटस चेक कर सकते हैं और अपना बैलेंस चेक करते हैं कि आपको वापस मिला नहीं मिला। कैंसिल करने पे आपकी प्रोफाइल मैनेजमेंट तैयार हो जाती है, आपकी हिस्ट्री उसमें तैयार हो जाती है। ठीक है, ट्रांजैक्शन की, और साथ ही साथ में आप प्लेटफॉर्म टिकट भी इसमें ले सकते हैं। ठीक है, इस मोबाइल के थ्रू। तो ये एप्लीकेशन जो है लॉन्च करी गई है किसके द्वारा, CRIS के द्वारा। ठीक है, इसके अंतर्गत क्या है, आप प्लेटफॉर्म वगैरह टिकट भी बुक कर सकते हैं। अगला है फ्रेंड्स, बड़ोदरा में देश का पहला राष्ट्रीय रेल विश्वविद्यालय ओपन किया गया है। ठीक है, रेल मंत्री पीयूष गोयल ने राष्ट्र को समर्पित किया है 15 दिसंबर 2018 को। ये 15 दिसंबर 2018 को किया गया था राष्ट्रीय रेल विश्वविद्यालय। रेल क्षेत्र में व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण की दिशा में एक बड़ा कदम है ये। ठीक है, ताकि लोगों जो रेलवे से रिलेटेड शिक्षा होगी वो लोगों को ट्रेनिंग दी जाएगी, प्रशिक्षण दिया जाएगा। नेशनल रेल ट्रांसपोर्ट इंस्टीट्यूट्स देश की प्रथम एशिया और चाइना के बाद विश्व की तीसरी ऐसी यूनिवर्सिटी बन गई है। अब ये विश्व में तीसरी ऐसी यूनिवर्सिटी है जो कि रेल प्रशिक्षण करेगी। ठीक है, भारत के अंदर बनी है, भारत की ये पहली है और विश्व की तीसरी ऐसी यूनिवर्सिटी है। कौन सी, राष्ट्रीय रेल विश्वविद्यालय, जो कि रेल से संबंधित उनको कोर्सेस और जानकारी प्रोवाइड कराएगा। आगे है फ्रेंड्स, भारत में सबसे लंबा रेलवे सड़क पुल बोगीबील। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 25 दिसंबर 2018 को, आप डेट याद रखना क्योंकि आपका RRB NTPC या ग्रुप D का एग्ज़ाम जो होगा ये रेलवे से रिलेटेड, इसमें क्वेश्चन तो 100% आपके कई सारे क्वेश्चन आएंगे। तो 25 दिसंबर 2018 को, 25 दिसंबर 2018 को, अच्छा फ्रेंड्स आपको 25 दिसंबर बता दूं मैं क्यों लिया गया, क्योंकि 25 दिसंबर को ही हमारे जो BJP के पहले प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी, उनका जन्मदिन है। ठीक है, इसीलिए देखिए 25 दिसंबर 2018 को असम में समर्पित किया गया था। यह सेतु असम के डिब्रूगढ़ और धेमाजी जिले के बीच में है, ब्रह्मपुत्र नदी पर निर्मित है। बोगीबील पुल असम समझौता 1985 का हिस्सा था तथा 1997 और 1998 में मंजूरी मिली थी। इस पल के नींव का पत्थर तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री HD देवगौड़ा ने 22 जनवरी 1997 में डाला था। ठीक है, उस समय जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थे। ठीक है, उसके बाद
अटल बिहारी वाजपेयी जी बन गए थे। ब्रह्मपुत्र नदी पर बने इस सेतु की लंबाई 4.94 किलोमीटर है। ये ब्रह्मपुत्र नदी पे बना हुआ है। यह पुल भारतीय सशस्त्र बलों को अरुणाचल प्रदेश में जवान और सामग्रियों को त्वरित पहुंच सुनिश्चित कराएगा। यानी कि जैसे कि मैंने आपको बताया था, ये जो है हमारे जो भारतीय सीमा बल सशस्त्र बल है, ठीक है, एसएसबी हैं, इनको हेल्पफुल रहेगा किस चीज़ के लिए, आसानी से, जैसे कि आपको पता होगा अरुणाचल प्रदेश हो गया, ठीक है, और लेह हो गया, लद्दाख हो गया, और उत्तराखंड हो गया, यहाँ पर जो चीनी एरिया है, चाइनीज़ एरिया है, वहाँ पर जवान तैनात होते हैं, तो उनको आसानी से सुविधाएं प्रदान कराई जा सके, या आप कह सकते हो कि विस्फोटक सामग्री और खाने पीने से संबंधित सामग्री भी आसानी से पहुंचाई जा सकेगी इसके द्वारा, इस पुल के द्वारा। और अब आपको पता होगा कोकराम और क्या कहते हैं आपका लिपू लेक में भी बहुत सारे अब पुल बनाए जा रहे हैं, और वाद विवाद आपको पता ही होगा चाइना से जो चल रहा है हमारा, उससे संबंधित, ताकि चाइना किसी प्रकार की कोई आगे दिक्कत ना खड़ी कर पाए। चलिए फ्रेंड्स, तो आगे देखते हैं। यह पुल असम एवं अरुणाचल प्रदेश की बीच की दूरी 600 किलोमीटर कम कर देगा। इस पुल के द्वारा क्या है, असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच की दूरी 600 किलोमीटर कम हो गई, ठीक है। इस्पात के बने सामान्य पुलों के विपरीत इसमें एक भी नट या बोल्ट का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। जो आपका ये क्या कहते हैं बोगी पुल होगा, ये ऐसा पुल है जिसके अंतर्गत मेटल तो यूज़ किया जाएगा, बट इसमें ना तो एक भी नट होगा ना एक भी बोल्ट होगा। नट बोल्ट से जैसे कि आपको पता हो दिल्ली का जो लोहे वाला पुल है, आयरन पुल, उसके अंदर बहुत बड़े बड़े नट बोल्ट लगे हैं, या सिग्नेचर ब्रिज जो आपका पता होगा बना होगा वजीराबाद पे, उसमें भी बहुत बड़े बड़े नट बोल्ट लगे हैं। पर ये इकलौता ऐसा पुल है भारत का जिसके अंदर किसी प्रकार का कोई भी नट या बोल्ट नहीं लगे हैं, ठीक है। यह भारत का प्रथम पूर्ण वेल्डेड सेतु है, ठीक है। ये आपका पूरा का पूरा कैसा है, क्या कहते हैं वेल्डेड होगा, इसको पूरा वेल्डिंग किया गया है, और इसे मौसम प्रतिकूल मौसम में रक्षा करेगा। और ये ऐसा नहीं है कि आप सोचो कि खुले में रहने की वजह से इसमें रस्टिंग आ जाएगी, जंग लगेगा, नहीं, ये क्या है मौसम के अकॉर्डिंग अपने आप को मैनेज करेगा। इस प्रकार का ये पुल बनाया गया है। आगे फ्रेंड्स, अगला है आपका कि देखिए उत्तर मध्य रेलवे। उत्तर मध्य रेलवे जो है आपका नॉर्थ सेंट्रल रेलवे एनसीआर रास्ता, यानी कि रेलवे एसेट्स समराइज ट्रैकिंग एप्लीकेशन अपने कर्मचारियों के लिए उन्होंने लॉन्च किया है। यात्री रास्ता यात्रियों के लिए रेलवे अप्रोच टू स्टेशन ट्रैकिंग एप्लीकेशन, ये दो एप्लीकेशन लॉन्च करी गई है रेलवे द्वारा। कौन से रेलवे द्वारा, नॉर्थ रेलवे द्वारा, ठीक है, नॉर्थ सेंट्रल रेलवे एनसीआर। इन दोनों एप्लीकेशन का उद्देश्य अत्याधुनिक तकनीक का उपयोग करके और आपात स्थिति में संभालने के लिए बेहतर यात्री सेवा और परिसंपत्ति रखरखाव के जुड़वा उद्देश्य को पूरा करने में मदद करेगा, ठीक है। ये क्या है, दो करे गए हैं, एनसीआर रास्ता और यात्री रास्ता, ठीक है। यानी कि एनसीआर RAST है, ये आपका क्या है कर्मचारियों के लिए है, और यात्री वाला पैसेंजर्स के लिए है। इन दोनों के बीच में कोऑर्डिनेशन करते हुए क्या होगा, जो एसेट्स वगैरह होती है रेलवे की, और जो पैसेंजर होते हैं उनकी भी एसेट्स होती है, संपत्ति होती है, यानी कि जो लगेज वगैरह ले जाते हैं उनकी देखरेख करेगा, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए अगला है आपका एनसीआर रास्ता ऐप। यह रेलवे अधिकारियों और कर्मचारियों के उपयोग के लिए है और सभी रेल संपत्तियों का सटीक मानचित्रण है। रेलवे कर्मचारी को किसी भी आपात स्थिति में मामले में गूगल नेविगेशन का उपयोग करके वंचित संपत्ति तक पहुंचने में सक्षम बनाएगा। ये क्या होगा, इसके अंदर गूगल मैप होगा। इसके अंतर्गत जो एनसीआर रास्ता ऐप है, जितने भी अधिकारी होंगे या जो कर्मचारी किसी प्रकार की कोई अगर प्रॉब्लम देखते हैं तो वो तुरंत क्या होंगे, गूगल नेविगेशन के थ्रू वहाँ पे आसानी से पहुँच जाएंगे। बात करें कि रास्ता ऐप की, तो जो रास्ता ऐप है ये आम जनता को आसानी से रेलवे स्टेशन पर पता लगाने की अनुमति देगा। एनसीआर भारत में 18 रेलवे क्षेत्रों में से एक है। जैसे कि आपको पता हो कि भारत के अंदर जो रेलवे जोन है वो कितने हैं, 18 हैं। इसका मुख्यालय कहाँ पर है, इलाहाबाद में। किसका, नॉर्थ सेंट्रल रेलवे, उत्तर मध्य रेलवे का,
एक क्वेश्चन आपका इससे भी फिक्स ही है कि नॉर्थ सेंट्रल रेलवे या साउथ सेंट्रल रेलवे इससे रिलेटेड आपका पूछ सकता है। इसमें 3 डिवीज़न होंगे, कौन कौन से? इलाहाबाद, झांसी और आगरा। इन 3 डिवीज़न पे ये वर्क करेगा। आगे है फ्रेंड्स ई दृष्टि सेंटर फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम। रेलवे की हर गतिविधि पर रहेगी रेल मंत्री की नज़र, CRIS ने बनाया ऐसा ऐप। CRIS ने ई दृष्टि नामक एक डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाया है जिसमें रेलवे के तमाम पहलुओं को बारे में पलक झपकते ही ताज़ा जानकारी मिल पाएगी। CRIS ने पिछले कुछ दिनों में कई ऐसे ऐप्स बनाए हैं जिसमें रेलगाड़ियों की ताज़ा स्थिति, बड़े बड़े प्रोजेक्ट के बारे में, कंस्ट्रक्शन की ताज़तरीन स्थिति, देश भर में चल रहे तमाम रेलवे प्रोजेक्ट की वर्तमान स्थिति के साथ साथ IRCTC के किचन में बन रहे खाने की लाइव स्ट्रीमिंग जैसी तमाम सुविधाएं रेलवे बोर्ड के आला अफसरों और मंत्रियों को सीधे उपलब्ध रहेगी। यानी कि ई दृष्टि का मतलब हो गया इलेक्ट्रॉनिक दृष्टि। विज़न के थ्रू क्या होगा, जो रेलवे अधिकारी होते हैं वो रेलवे की सीधी जानकारी और सीधे डिटेल्स को देख सकते हैं। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया उनकी वर्तमान स्थिति कैसी है, किचन में खाना कैसा बन रहा है, ठीक है, रेलवे का स्टेटस कैसा है। तो हर एक प्रकार की जानकारी तुरंत 1 क्लिक से मिल जाएगी ई दृष्टि के द्वारा किनको? अधिकारियों को। इस तरह के तमाम ऐप को एक डिजिटल प्लेटफॉर्म पर एकत्रित करके ई दृष्टि का नाम दे दिया गया है। इस ऐप के जरिए रेल मंत्री हो या फिर रेलवे बोर्ड के बड़े अफसर या फिर GM लेवल के अधिकारी, सभी को रेलवे के बारे में ताज़ा तरीन जानकारी और पब्लिक से मिल रही शिकायतें सीधी पहुंचती रहेगी। यानी कि जो भी पैसेंजर्स हैं वो अगर कोई शिकायत करते हैं, उन्हें कोई प्रॉब्लम होती है तो उनकी सीधी शिकायत जो होगी आला ऑफिसर तक पहुंच जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये ई दृष्टि जो ऐप लॉन्च किया गया है ये अफसरों के लिए है, रेलवे अधिकारियों के लिए। आगे देखिए, ओसीवारा रेलवे स्टेशन, कुछ ऐसे रेलवे स्टेशन जिनके क्या करे गए हैं, नाम बदल दिए गए हैं। ओसीवारा रेलवे स्टेशन अब जो होगा उसका नाम क्या होगा? राम मंदिर स्टेशन। आगे एलिफस्टोन रोड रेलवे स्टेशन का नया नाम प्रभा देवी स्टेशन रख दिया गया है। मुगलसराय रेलवे स्टेशन का नया नाम पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्टेशन। ठीक है, ये जो दिल्ली में आपको ये इम्पोर्टेंट है, पंडित दीनदयाल रेलवे स्टेशन। ठीक है, भोपाल का हबीबगंज रेलवे स्टेशन अब पूर्व प्रधानमंत्री हमारे अटल बीजेपी के जो प्रथम थे अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पे रखा जाएगा। ठीक है, भोपाल का जो हबीबगंज रेलवे स्टेशन है अब वो कौन सा होगा? अटल बिहारी वाजपेयी रेलवे स्टेशन। आगे बात करें हम, झारखंड के गढ़वा जिले के नगर उंटारी रेलवे स्टेशन का नाम भगवान श्री कृष्ण के नाम पर बंसीधर नगर होगा। ठीक है, जो झारखंड के गढ़वा जिले में कौन सा स्टेशन था? उंटारी रेलवे स्टेशन, वो बंसीधर नगर होगा। राष्ट्रपति शिवाजी टर्मिनल का नया नाम छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल होगा। ये कुछ रेलवे टर्मिनल्स के और रेलवे स्टेशन के नाम बदले गए हैं, वो मैं आपको बता रहा हूँ। आगे बोगीबिल पुल अब नया नाम अटल सेतु होगा। और साथ ही साथ में जो आपका रॉबर्ट संगज रेलवे स्टेशन सोनभद्र के रूप में जाना जाएगा। ठीक है, जो आपका यूपी में। अब बात करें 165 वर्ष पुरानी विरासत को बढ़ावा देने के लिए गूगल के सहयोग से भारत द्वारा रेल विरासत डिजिटलीकरण परियोजना शुरू की गई है। 165 वर्ष पुरानी जो विरासत है हमारी, वो गूगल के थ्रू क्या कही है? डिजिटलीकरण कर दी गई है 29 सितंबर 2018 को। यह परियोजना राष्ट्रीय रेल संग्रहालय, रेवाड़ी स्टीम सेंटर, 3 विश्व धरोहर रेलवे, CSMT मुंबई भवन सहित अन्य डिजिटलीकरण करेगी। इस ऐतिहासिक परियोजना को प्रदर्शित करने के लिए भारत के विभिन्न स्थानों पर 22 डिजिटल स्क्रीन स्थापित किए जाएंगे।
कालका शिमला नीलगिरी पर्वत रेलवे दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे और आपका कांगड़ा घाटी रेलवे प्रतिष्ठित रेलवे स्टेशनों के 360 डिग्री मनोरम दृश्य होंगे। ठीक है, ये उनके विजन्स दिखाए देंगे डिजिटलीकरण के थ्रू। जर्मन ने दुनिया का पहला हाइड्रोजन संचालित यात्री ट्रेन शुरू कर दी है। जो जर्मनी है फ्रेंड्स, उसने दुनिया की वो पहली ऐसी कंट्री बन गई है जिसने हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन को बनाया है। ठीक है, ये जो पैसेंजर ट्रेन है किससे चलेगी? हाइड्रोजन से। शून्य उत्सर्जन पर्यावरण अनुकूल बना दिया जाता है। इसमें क्या होगा, जो वेस्ट मटेरियल्स है वो बहुत ही कम है, ना के बराबर है, शून्य ही समझ लो आप। इससे पर्यावरण को किसी प्रकार की कोई क्षति नहीं पहुंचेगी। ये हाइड्रोजन ट्रेन फ्रांसीसी टीजीवी निर्माता अल्स्टॉम द्वारा निर्मित की गई है। ठीक है, इसे किसने बनाया है? टीजीवी निर्माता अल्स्टॉम ने। ठीक है, फ्रांसीसी ने। ये देखो आपको दिख रही होगी, ये ट्रेन है। चलिए फ्रेंड्स आगे आते हैं। अगला देखिए दे रखा है रेल मंत्रालय ने रेल सहयोग पोर्टल लॉन्च किया है। केंद्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल ने 11 सितंबर 2018 को रेल सहयोग पोर्टल लॉन्च किया है। यह पोर्टल भारतीय रेलवे का एक खास मंच होगा जिसके जरिए देश के कारोबारी समूह अपने सामाजिक दायित्व को निर्वाह रेल के माध्यम से कर सकेंगे। यानी कि ये पोर्टल जो आपका रेल मंत्री द्वारा हमारे केंद्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल जी ने 11 सितंबर 2018 को लॉन्च किया है। इसके अंतर्गत क्या होगा कि देश के कारोबारी जो है ना वो अपने सामाजिक दायित्व को निर्वाह रेल के माध्यम से कर सकें। यानी कि जो उनका सोशल से रिलेटेड वर्क होता है बिजनेसमैन का, वो इसको कर सकें। ये पोर्टल उद्योग जगत कंपनियों संगठनों को रेलवे के साथ सहयोग करने का उत्तम अवसर प्रदान करेगा। यानी कि जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ हैं उनको इंडस्ट्री को रेलवे से ज्वाइन करेगा। यह पोर्टल न केवल यात्रियों के लिए बल्कि रेलवे के आसपास के क्षेत्रों के लिए भी लाभदायक साबित होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियां इसके अंदर इन्वॉल्व होंगी तो रेलवे से रिलेटेड जितनी भी आसपास होंगी, चाहे वो कैंटीन बनाएं या प्लेटफॉर्म को डेवलप करें या उसके आसपास की नई सोसाइटी बनाए, तो इस तरीके से जो भी रेलवे जोन होंगे वहाँ की आसपास अधिक से अधिक सुविधाएं प्रदान कराई जाएंगी। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे है। रेलवे के साथ बिजनेस करना आसान हुआ और अब आपूर्ति देगा नई सुविधाएं। आपूर्ति इंडियन रेलवे ई प्रोसमेंट सिस्टम IREPs। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने इंडियन रेलवे ऑनलाइन खरीद प्रणाली IREPS के लिए मोबाइल ऐप आपूर्ति लॉन्च किया है, जिसके जरिए नेशनल ट्रांसपोर्ट की ई ट्रेडिंग और ऑनलाइन नीलामी यानी ई संविदिता और ई नीलामी संबंधित गतिविधियों के आंकड़े और सूचना सही समय पर उपलब्ध होंगे, जिससे रेलवे के साथ कारोबार करने में आसानी होगी। यानी कि जिसने भी बिजनेसमैन अगर रेलवे के साथ कोई बिजनेस करना चाहते हैं, कारोबार शुरू करना चाहते हैं, तो उसके लिए इन्होंने IREPS के थ्रू आपूर्ति ऐप एक लॉन्च किया है। ठीक है, ठीक है, ये है क्या आपूर्ति IRPS। ये जो होगा आपका क्या करेगा, ये एप्लीकेशन है, इसके रिलेटेड जितनी भी ट्रेन से कोई रिलेटेड बिजनेस से शुरू अगर करना चाहता है तो वो इसके अंतर्गत आकर के कर सकता है। 2022 तक रेलवे का होगा 100% विद्युतीकरण। अब देश में सभी ब्रॉड गैज रेल लाइन का विद्युतीकरण किया जाएगा। इसके लिए 2021-22 तक का समय लिया गया है। इस फैसले में क्या फ़ायदा होगा? 100% इलेक्ट्रॉनिक से बाधा रहित ट्रेन संचालन होगी। विद्युतीकरण से रेलवे की लाइन क्षमता बढ़ाने में मदद मिलेगी। सुधरी हुई सिग्नल प्रणाली को ट्रेन संचालन ज़्यादा सुरक्षित होगा। बिजली ट्रैक्शन अपनाने से ईंधन में खर्च होने पर 13,510 करोड़ रुपए प्रति वर्ष बचत होंगे। ये आपको मैंने बेनिफिट बता दिए। क्या होगा जब 100% ट्रेन विद्युतीकरण हो जाएगा यानी कि इलेक्ट्रॉनिक हो जाएगी तो उसके क्या बेनिफिट्स हैं। जैसे कि फ्रेंड आपको पता होगा अभी भी कुछ जगह जो है वहाँ पर क्या होता है, डीजल से ट्रेन को चलाना पड़ता है। तो जब 100%
विद्युतीकरण हो जाएगी तो फिर जो आपका फॉसिल फ्यूल है, क्योंकि आपको पता ही होगा 30-40 साल में फॉसिल फ्यूल जो होंगे लगभग ख़त्म ही हो जाएंगे, तो उसके अब्सेंस में क्या होता है, इसलिए इसको बनाया गया है कि 2022 तक ये प्रोजेक्ट है कि भारत के अंदर सारी ट्रेन वो इलेक्ट्रॉनिक से चलेंगी, यानी इलेक्ट्रिसिटी से चलेंगी। ठीक है, चलिए आगे है हैदराबाद मेट्रो देश का दूसरा सबसे बड़ा मेट्रो रेल नेटवर्क बन चुका है। ठीक है, पहला तो दिल्ली है ही। 24 सितंबर 2018 को तेलंगाना के राज्यपाल ESL नरसिम्हन ने हैदराबाद मेट्रो को अमीरपेट स्टेशन से LB नगर के बीच 16 किलोमीटर लंबे मार्ग का उद्घाटन किया है। ठीक है, अमीरपेट से LB नगर मार्ग पर परिचालन शुरू होने के बाद हैदराबाद मेट्रो का मार्ग 46 किलोमीटर लंबा हो गया है। इस प्रकार हैदराबाद मेट्रो दिल्ली मेट्रो के बाद दूसरा देश का सबसे बड़ा मेट्रो नेटवर्क बन चुका है। ठीक है, आपको पता होगा अभी तक दिल्ली जो है सबसे बड़ा मेट्रो का रेल नेटवर्क है, सबसे ज़्यादा रेलवे ट्रैक दिल्ली में अंदर बिछे हुए मेट्रो के। पर अब जब अमीरपेट से LB नगर तक हैदराबाद में ट्रेन जाएगी तो अब हैदराबाद इस पर सेकेंड नंबर पर आ गया, यानी कि तेलंगाना हैदराबाद की कैपिटल है। आगे है फ्रेंड्स, इंदौर मनमाड़ रेल लाइन के लिए MOU 5 साल में बनेगी, ट्रैक 170 किलोमीटर तक घटेगी, मुंबई की दूरी 4 घंटे बचेंगे। ठीक है, जैसा आपको पता होगा इंदौर से क्या होता था फ्रेंड्स, पहले अगर इंदौर से सपोज़ आपको यहाँ पहुँचना होता था, ठीक है, मुंबई, तो पहले क्या होता था, आपको इंदौर से इस तरीके से ऐसे घूमकर फिर ऐसे आना होता था। अब उसको क्या होगा, आपको ये यहाँ से सिस्टम को घटाया गया है और अब यहाँ से सीधा एक ट्रैक बनेगा जिसके द्वारा 170 किलोमीटर तक का डिस्टेंस हमारा कम हो जाएगा, 4 किलोमीटर की डिस्टेंस टाइमिंग बचेगी। नई रेल लाइन और औद्योगिक नगरी इंदौर से JNPT जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट मुंबई की दूरी करीब 170 किलोमीटर कम हो जाएगी। इंदौर से मुंबई की दूरी अभी रतलाम होते हुए करीब 829 किलोमीटर की है, जो 13 घंटे में पहुंचती है। नव लाइन मुंबई बनने से 170 किलोमीटर कम होकर 659 किलोमीटर रह जाएगी और केवल 9 घंटे में सफ़र आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, ये मनमाड़ से होते हुए नासिक होते हुए मुंबई पहुंचेगी। JNP 55% राशि वहन करेगी, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के 15% राशि वहन करेगी। ठीक है, और 15% हिस्सेदारी समुद्र डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड वहन करेगी। तो ये आपका 100% कैसे कंप्लीट होगा, देखिए JNPT जो बना रही है 55% वो बेयर करेगी। मध्य प्रदेश सरकार जो इंदौर वहाँ की सिटी है, सबसे क्लीन सिटी 2020 में भी और 19 में भी और 18 में भी रही थी, ये सबसे क्लीन सिटी रही है। उसके बाद 15% आपकी महाराष्ट्र गवर्नमेंट और 15% समुद्र डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड। एक उस्ताद रोबोट, ठीक है, उस्ताद रोबोट लॉन्च किया गया। इसकी डेफिनेशन क्या है, अंडर एयर सर्विलेंस थ्रू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस असिस्टेंट ड्रॉइड, ये उस्ताद की फुल फॉर्म है। ये क्या है आपका, सुरक्षित सफ़र के लिए भारतीय रेलवे उस्ताद रोबोट को लेगा सहारा। उस्ताद रोबोट पटरी पर खड़ी ट्रेन के नीचे हिस्सों में कमियों को उजागर करेगा। नागपुर रेल मंडल ने इस अति आधुनिक रोबोट को तैयार किया है जो ट्रेन को बेहतर तरीके से जांच करने में सक्षम है। कहने का मतलब क्या है सक्षम, जैसे कि आपको बता दूं मैं कि जो आपका ये उस्ताद रोबोट है ना, ये क्या करता है, जैसे कि आपको पता होगा ट्रेन से रिलेटेड बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है लोगों को। ठीक है, क्या कई बार तो डर रहता है कि ट्रेन के कुछ नट बोल्ट तो वीक नहीं है, कहीं पटरी पे दिक्कत तो नहीं है। तो इस वजह से क्या होता है, ये रोबोट जांच के दौरान कोच के नीचे लगे सभी नट बोल्ट समेत अन्य कलपुर्जों की बारीकी से जांच करेगा। इसका मतलब कि ये जो होगा इसको पटरी पर
ये पटरी पे नीचे अपने जाएगा और जाते जाते जितने भी डिब्बे होंगे ट्रेन के उन सब के चेक कर लेगा, और अगर किसी भी प्रकार की कोई इसमें दिक्कत आती है वो डायरेक्टली रेल कर्मचारियों को इंफॉर्मेशन दे देगा, और इसी के बेस पे उसका मरम्मत का काम कंप्लीट होगा। ओके फ्रेंड्स, चलिए आगे है बहराइच और खलीलाबाद के बीच नई रेलवे लाइन। आपकी बहराइच और खलीलाबाद के लिए नई, उत्तर प्रदेश के दोनों ये जो हैं ज़िले, इस रेल लाइन के बनने से उत्तर प्रदेश के बहराइच और बलरामपुर, श्रावस्ती और सिद्धार्थनगर जैसे 4 जिलों को फ़ायदा मिलेगा। ठीक है, इस परियोजना की कुल अनुमानित लागत लगभग 4,939.78 करोड़ रुपए है, और यह परियोजना 2024 से 25 तक पूरी हो जाएगी। ये क्या है? नई रेलवे लाइन में क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। यह रेल लाइन गौतम बुद्ध के जीवन से जुड़ी श्रावस्ती से होकर गुजरेगी, और श्रावस्ती जैन धर्म के मातृवलंबियों का एक महत्वपूर्ण पर्यटन केंद्रक भी है। नई रेल लाइन देवी दुर्गा के प्रसिद्ध 51 शक्तिपीठों में से एक देवी पाटन मंदिर के लिए भी बेहतर संपर्क सेवा उपलब्ध कराएगा, जो कि आपका देवी पाटन देवी कहाँ है? ये उत्तर प्रदेश में ही है, सिद्धार्थनगर में। ऐसे में यह रेलवे लाइन बेगा, श्रावस्ती, बलरामपुर, उत्तरोला, डुमरियागंज, मेहदावल और बंसी से होकर गुजरेगी। ठीक है, बंसी नहीं है, बांसी है, बांसी से होकर गुजरेगी। ये भी सिद्धार्थनगर के एरिया ही है। इस बड़ी लाइन की कुल लंबाई 240.26 किलोमीटर होगी। ठीक है, देश का पहला अर्धसैन्य बल कौन सा है जिसने रेलवे वारंट की जगह टिकटिंग की सुविधा ले ली है? ठीक है, ये आपके कुछ क्वेश्चंस हैं, आप इनको कर लीजिएगा। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड। और भारत का पहला रेलवे जोन जिसने अभी स्टेशन पर लेड लाइटिंग की है, दक्षिण रेलवे है। भारत में उत्तर प्रदेश के बाद सबसे ज़्यादा रेलवे पटरियों की लंबाई किस राज्य में है? राजस्थान, क्योंकि सबसे ज़्यादा रेलवे उत्तर प्रदेश में है और उसके बाद फिर राजस्थान में है। भारत रेलवे का जमालपुर कारखाना कौन से राज्य में है? वो आपका है बिहार में। भारत की पहली अंत्योदय ट्रेन कौन से 2 स्टेशनों के बीच चलाई गई थी? नारकुलाम और हावड़ा। ये क्वेश्चन थे कुछ। चलिए, वैसे क्वेश्चन की मैं एक और सीरीज़ लेके आऊँगा, वो मैराथन चलेगी आपकी, उसमें लगभग 70 से 80 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, कोशिश करूँगा मैं उसको 100 तक पहुँचा दूँ। 100 क्वेश्चन के आसपास वो आपकी पूरी वीडियो बन जाएगी। ठीक है, इससे अगर आपने आज के टॉपिक को अच्छे तरीके से पढ़ लिया तो वो क्वेश्चन आप बहुत ही आसानी से कर लेंगे। अभी आपको थोड़ी बोरिंग लग रही होगी, लेंथी लग रही होगी, बट आप इसको 1-2 बार देख लेना, फिर आप वो सारे क्वेश्चन बहुत ही आसानी से कर लेंगे। ठीक है, जैसे उसमें एक क्वेश्चन मैं आपको बता दूं कि उस्ताद जो रोबोट वो क्यों तैयार किया गया है, तो आपको पता होगा कि ट्रेन के नीचे जो लगी पटरियां होती हैं उन पे जा कर के ट्रेन के ऊर्जे को, जो नट बोल्ट होते हैं उनको देख रेख के लिए, इस तरीके के क्वेश्चन होंगे। ठीक है, चलिए, रामेश्वरम को भारत की मुख्य भूमि से जोड़ने के लिए रेलवे ने नई पुल का निर्माण किया जो 104 साल पुराने मौजूदा पंबन पुल की जगह लेगा। नए पुल की इस तकनीक से बनाया जाएगा कि उसका एक हिस्सा बीच से लिफ्ट की भांति ऊपर उठ जाए और जहाज़ों के आने जाने के लिए रास्ता दे सके। इसे वर्टिकल लिफ्ट ब्रिज कहते हैं। यानी कि जो अब आपका रामेश्वरम के पास जो बनाया जाएगा रेलवे लाइन, वो क्या होगा, रेलवे पुल, वो कैसा होगा? वर्टिकल लिफ्ट ब्रिज होगा। यानी कि वो क्या होगा, जब जहाज आएंगे, शिप आएंगे तो उसको उठाया जा सकता है, शिप चले जाएं, उसके बाद फिर उसको दोबारा से नीचे डाउन कर दिया जाएगा। ठीक है, आपने देखा होगा एक वो धूम 3 मूवी है, उसमें जो पुल होता है, ठीक है, उसे वर्टिकल लिफ्ट ब्रिज कहते हैं। नए पुल को, यह भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट ब्रिज होगा। जहाज़ों के गुजर जाने के बाद पुल का वह हिस्सा फिर दोबारा से नीचे आ जाएगा। ठीक है, आगे है आपका पहले स्मार्ट कोच को रेलवे ने पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन से आजमगढ़ के बीच चलने वाली कैफियत एक्सप्रेस में लगाएगा। ठीक है, ये
स्मार्ट कोच को सीसीटीवी की मदद से आर्टिफिशियल एजेंसी सिस्टम लगाया गया है। यह सिस्टम रेलगाड़ी में चढ़ने वाले सभी यात्रियों और रेल कर्मियों के व्यवहार पर नज़र रखेगी। यदि किसी यात्री का व्यवहार संदिग्ध दिखेगा तो सिस्टम तत्काल इसकी सूचना कंट्रोल रूम में पहुंचा देगा। ठीक है, क्या है, कैफियत एक्सप्रेस के अंदर जो रेलवे स्टेशन दिल्ली में आजमगढ़ में है, ठीक है, दिल्ली से रेलवे स्टेशन से आजमगढ़ के बीच में है, उसमें स्मार्ट कोच लगाया गया है। उसके अंतर्गत ऐसा कोच है कि आर्टिफिशियल एजेंसी के थ्रू कोई भी अगर संदिग्ध व्यक्ति होता है तो उसकी सीधी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कंट्रोल रूम तक। वहीं इस कंट्रोल रूम में सिस्टम में पहले स्टोर की गई अपराधियों की तस्वीर से भी ये यात्रियों को तस्वीर मिलाएगा। यानी कि अगर कोई पहले से ही जैसे कि किसी पे केस वगैरह है या कोई ऐसा संदिग्ध व्यक्ति है तो उसका फेस मैच भी कर देगा और फिर वो अपने अधिकारियों को इसकी इन्फॉर्मेशन दे देगा। स्मार्ट कोच में पैसेंजर इंफॉर्मेशन एंड कोच कंप्यूटरिंग यूनिट लगाए गए हैं। यह यूनिट डिब्बे की हर तरह की गतिविधियों पर नज़र रखती है। इस स्मार्ट कोच में पहियों पर वाइब्रेशन सेंसर लगाए गए हैं। ये सेंसर पहिए, डिब्बे या पटरियों में किसी भी तरह की खामी का तुरंत पता लगा लेंगे। ऐसी खामी का पता लगाते ही सेंसर तुरंत अलर्ट रेलवे कंट्रोल रूम में भेज देगा। अब इस स्मार्ट कोच में है क्या? स्मार्ट कोच में मैंने आपको बता दिया। सबसे पहला क्वेश्चन क्या बन सकता है, स्मार्ट कोच जो बनेगा वो कौन सी ट्रेन में लगेगा? कैफियत एक्सप्रेस। कहाँ से? पुरानी दिल्ली से आजमगढ़। 2 क्वेश्चन हो गए। चलिए, पहला कौन सी ट्रेन में? कैफियत एक्सप्रेस। कहाँ से कहाँ तक? पुरानी दिल्ली से रेलवे स्टेशन। अब इसके अंतर्गत क्या होगा? ये क्या होगा, संदिग्ध व्यक्तियों की पहचान करेगा, ठीक है, फेस वाइज भी, और साथ ही साथ में उसके अंदर जो पहिए होंगे उसमें वाइब्रेशन सेंसर लगे हैं। अगर किसी प्रकार से कोई उसमें दिक्कत आती है तो वो तुरंत उसकी इन्फॉर्मेशन दे देगा और फिर उसको अलर्ट करके कंट्रोल रूम में भेज देगा। उसके बाद क्या है, देखिए, वहीं इस कोच में ऐसे सेंसर लगाए गए हैं कि डिब्बे में रास्ते में पानी खत्म हो जाता है तो इस स्मार्ट कोच को लगा सिस्टम तत्काल अगले स्टेशन पर एक संदेश भेज देगा। ऐसे में अगले स्टेशन पर गाड़ी पहुंचने पर वहां ट्रेन को रोक कर उसमें पानी भर दिया जाएगा। यानी कि इसमें ऐसा सेंसर भी लगा है कि अगर जैसे मान लिया ट्रेन में पानी ख़त्म हो गया है तो वो इन्फॉर्मेशन दे देगा आने वाले नेक्स्ट स्टेशन को। वहाँ पे पहले से ही वो रेडी हो जाएंगे, फिर ट्रेन को रुकते ही उसमें पानी दोबारा से स्टोर कर दिया जाएगा। यानी कि टाइम की बहुत ही ज़्यादा सेविंग हो रही है, ठीक है, इस स्मार्ट कोच के द्वारा। मणिपुर के नानी में विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे पुल बन रहा है, ठीक है। क्वेश्चन क्या बनेगा, विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे पुल कहाँ बन रहा है? मणिपुर के नानी में, ठीक है। पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे इजाई नदी की बनने वाला यह पुल 111 किलोमीटर लंबी जिरीबाम तुपुल इम्फाल परियोजना का एक हिस्सा है, ठीक है। ये पूछा जा सकता है कौन सी परियोजना का हिस्सा है, तो जिरीबाम तुपुल इम्फाल योजना। परियोजना की पूरी हो जाने पर इस पुल को खंभे की ऊंचाई 141 मीटर की होगी। इस पुल की लंबाई 703 मीटर होगी। साथ ही पुल में कुल 45 सुरंग होगी। अभी विश्व का सर्वाधिक सबसे लंबा 139 मीटर ऊंचा माला रिजैका व्याकुट है जो कि मैंट्रिगो में है। यानी कि अभी सबसे ऊंचा रेलवे पुल कौन सा है? 139 मीटर का व्याकुट में, मैंट्रिगो में। पर अब भारत में बनने जा रहा है 141 का 45 सुरंग वाला। इन 45 सुरंग में से 12 नंबर सुरंग की सबसे लंबी 10.8 किलोमीटर होगी। 12 नंबर सबसे लंबा होगा। पूर्वोत्तर राज्यों से सबसे लंबी रेल सुरंग होगी। परियोजना के पूर्ण होने से बिहार से किशनगंज के रास्ते एनजेपी के समीप में 5 राज्य मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, सिक्किम, नागालैंड तक आवागमन में आसानी हो जाएगी। यानी इस रेलवे पुल से कंप्लीट होने के बाद आपके जो ये 5 राज्य हैं मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, सिक्किम और नागालैंड, यहाँ पर बहुत ही आसानी से आवागमन हो जाएगा। यानी कि जो पैसेंजर होंगे या आने जाने की सुविधाएं होंगी वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएंगी। आगे
इजाई नदी की घाटी में बनने वाला यह पुल 111 मीटर लंबी जिरबाम तुपुल इम्फाल परियोजना का हिस्सा ही होगा। ठीक है, कौन सी नदी के पास बन रहा है ये? इजाई नदी, इसे भी याद करें, ये भी आपका हॉट पॉइंट है। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड ने मणिपुर में 111 किलोमीटर लंबी जिरीबाम तुपुल इम्फाल नई ब्रांड गेज रेलवे परियोजना के लगभग 60,000 टन स्टील सामग्री की आपूर्ति की है। आपका एक क्वेश्चन यहाँ भी तैयार हो जाता है कि कौन सी अथॉरिटी ने स्टील वहाँ पर आपूर्ति कराई है, सप्लाई करी है, तो कौन सी है? सेल ने, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। कितनी कराई है? 60,000 टन। ओके, ये पॉइंट्स आप हाईलाइट कर लिया करें और इसको नोट कर लिया करें, तब आपको ज़्यादा इजी रहेगा जब आप इसके क्वेश्चंस लगाएंगे। मिशन सत्यनिष्ठता 27 जुलाई 2018 को शुभारंभ दिल्ली के रेल संग्रहालय में लोक शासन में नैतिकता विषय पर आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान इस मिशन की शुरुआत की गई। इस कार्यक्रम के दौरान रेल मंत्री पीयूष गोयल अधिकारी को सत्यनिष्ठा की शपथ दिलाई गई। इसका मिशन क्या था, प्रमुख उद्देश्य क्या है, एजेंडा क्या है? निजी एवं सार्वजनिक जिंदगी में प्रत्येक कर्मचारी को नैतिकता की आवश्यकता और मूल्य में प्रशिक्षण देना, यानी कि मोरलिटी। ठीक है, नैतिकता सिखाना, जीवन व लोक शासन नैतिक दुविधा का समाधान खोजना, नैतिकता व सत्यनिष्ठा पर भारतीय रेलवे की समझ बढ़ाना, इनके अनुपालन में रेलवे कर्मचारियों की भूमिका को समझाना और आंतरिक संसाधनों के द्वारा आंतरिक शासन विकसित करना। यानी कि मिशन सत्यनिष्ठा है क्या? इसके अंतर्गत जितने भी कर्मचारी होते हैं उनको सत्यनिष्ठा, सत्य की बताना, ठीक है, और उनको नैतिकता सिखाना, लोगों के प्रति अच्छे व्यवहार का, किसी के साथ दुर्व्यवहार ना करना, लोगों की हेल्प करना, इनसे रिलेटेड उनको शपथ दिलाई गई थी। ठीक है, अगला है दरभंगा स्टेशन पर 105 वर्ष पुराना ऐतिहासिक इंजन लगाया गया है। इंग्लैंड ने 1913 में निर्मित रेल इंजन का दरभंगा रेलवे स्टेशन के सामने लगा दिया गया है। जल्द ही नवीनीकरण किया जाएगा। इंग्लैंड में 1913 में निर्मित रेल इंजन जो दरभंगा में बनाया गया था उसको जल्दी से क्या किया जाएगा, दोबारा से उसको बनाया जाएगा। ऐसा माना गया है कि चीनी मिल में माल धुलाई के काम के लिए सर्वप्रथम इस भाप के इंजन को लाया गया था। छोटी लाइन पर चलने वाला इंजन लोहाट शुगर मिल पर जीर्ण शीर्ण स्थिति में पड़ा हुआ था, यानी कि स्थिति उसकी खराब नहीं थी, समझ लो बंजर था। इसका स्वामित्व बिहार गन्ना उद्योग विभाग के पास में था। म्यांमार रेलवे को 18 ACDC 1350 HP डीजल इलेक्ट्रॉनिक इंजन औपचारिक रूप से सौंपने को समारोह में शामिल हुए हैं। इस इंजनों की सप्लाई राइट्स द्वारा की जाएगी। इन्हें डीजल लोकोमोटिव वर्कर्स वाराणसी ने बनाया है। ये 18 इंजन माइक्रो प्रोसेसर नियंत्रित आधारित प्रणाली से लैस हैं। 1350 अश्वशक्ति डीजल इनका इंजन होगा, हॉर्स पावर का। इस इंजन में खपत कम होती है और नवीनतम विशेषताएं होती हैं। राइट्स रेल मंत्रालय के अंतर्गत सार्वजनिक क्षेत्र का प्रतिष्ठान है। यह भारतीय रेल की ओर से निर्यात कार्य करती है और पूरे विश्व में विभिन्न परियोजनाएं चलाती है। अब बात करें पूर्व तट रेलवे में, संबलपुर डिवीजन में एक दिन में सबसे अधिक 6 सीमित ऊंचाई वाले सबवे को लॉन्च किया गया है। संबलपुर डिवीजन भारतीय रेल का पहला डिवीजन है जिसने सभी मानव रहित लेवल क्रॉसिंग फाटक को समाप्त कर दिया है। इसे 5 जुलाई 2018 को 4.5 घंटे की अल्प अवधि में पूरा किया गया था। 4 घंटे में एक LHS का निर्माण अपने आप में एक उपलब्धि है। भारतीय रेलवे ने पश्चिम रेलवे के राजकोट डिवीजन में प्रथम डबल स्टैक ड्वार्फ कंटेनर सेवा का शुभारंभ किया है। डबल स्टैक और ड्वार्फ कंटेनर का उपयोग बदौलत सड़क मार्ग से ढुलाई के मुकाबले रेल परिवहन के रास्ते हो जाने से यूनिट लागत की उल्लेखनीय कमी आएगी। डबल कंटेनर का मतलब होता है जो एक कंटेनर होता है उसके ऊपर एक और कंटेनर रख देना। ठीक है, इससे क्या होता है, लोड तो ज़्यादा हो जाता है। जैसे आपको ये दिख रहा होगा इमेज में, देखो एक कंटेनर ये रहा और उसके ऊपर एक और कंटेनर है।
इसी तरीके से सुरंग में हरियाणा में भी बनाया जा रहा है डबल कंटेनर के लिए। ठीक है फ्रेंड, इसका क्या होता है, सबसे पहले इससे तो लागत में कमी आती है क्योंकि जो 2 बार में माल जाता है वो एक ही बार में चला जाएगा। डबल स्टैक ड्वार्फ कंटेनर सेवाओं का उद्देश्य घरेलू कार्गो के लिए नई डिलीवरी मॉडल के जरिए यातायात के स्तर को बढ़ाना है, क्योंकि आपको पता लग ही गया जो 2 बार में एक्सपोर्ट होता था या इंपोर्ट होता था वो एक ही बार में हो जाएगा। डबल स्टैक डंपर कंटेनर की ऊंचाई 6 फुट 4 इंच है। इसकी परिचालन विद्युतीकृत पटरियों का संभव है। छोटा आकार होने के बावजूद इन कंटेनरों में 30,500 किलोग्राम तक के वजन वाली चीज़ों को समाहित करने की क्षमता है। ठीक है, इन कंटेनर में 30,500 किलो वजन रखा जा सकता है, यानी कि लगभग 30.5 टन। सामान्य कंटेनरों की तुलना में इन कंटेनर में लगभग 67% ज़्यादा सामान आ सकता है। कम ऊंचाई वाले ये डबल कंटेनर अत्यंत आसानी से ज़्यादातर पटरियों पर चल सकते हैं। इनको ऐसा बनाया गया है, ट्रेन सफ़र के दौरान ऐप से दर्ज करा सकेंगे 0 FIR। रेलवे यात्री ट्रेन से यात्रा करते वक्त मोबाइल ऐप के जरिए शिकायत दर्ज करा सकते हैं। इस 0 FIR के रूप में दर्ज किया जाएगा, जिसकी जांच रेलवे सुरक्षा बल द्वारा तुरंत की जाएगी। एक पायलट परियोजना जिसके तहत उत्पीड़न चोरी महिलाओं के खिलाफ अपराध का मोबाइल एप्लीकेशन के जरिए दर्ज किया जाने से पायलट परियोजना पहले मध्य प्रदेश में लागू की जा चुकी है, जिसे शीघ्र ही पूरे देश में लागू किया जाएगा। ठीक है, ये इसके द्वारा भारतीय रेलवे के अनुसार अब यात्री को शिकायत दर्ज करने के लिए अगले स्टेशन का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। 0 या 0 FIR से मतलब है कि FIR किसी भी पुलिस स्टेशन में हो, चाहे वो किसी भी जोन में आता हो, परंतु भले ही आप जगह से न्यायिक क्षेत्र में हो या ना हो, बाद में उससे उपयुक्त स्टेशन में भेज दिया जाता है। यानी कि मान लो आप सफ़र कर रहे हो और आपको क्या हुआ, यहाँ पे दिल्ली में किसी प्रकार का या दिल्ली के किसी एरिया में प्रॉब्लम आती है। ठीक है, स्नैचिंग की हो या फिर टीचिंग वगैरह किसी भी चीज़ से रिलेटेड अगर आपको प्रॉब्लम आती है, छेड़खानी से संबंधित, तो आप यहीं FIR करो। और सपोज़ ये अगले स्टेशन पे चला गया, तो ये नहीं है कि ये दिल्ली के सीमापुरी इलाके से अगर ये आपका मोरी गेट चला गया तो मोरी गेट में आपका, या आनंद विहार चला गया तो वहाँ पे अब जैसे क्या होता था कि आप पहले जाओ आनंद विहार वालों के पास तो वो कहते थे चोरी कहाँ हुई है, आप कहोगे मोरी गेट, तो वो कहते थे हमारे पास केस नहीं जाएगा, या आपका मोरी गेट वाले को केस देखेंगे। अब ऐसा नहीं है। 0 FIR में क्या होगा, कोई भी प्रॉब्लम हो अगर आपका मोरी गेट में होती है तो आप तुरंत क्या करो, इन्फॉर्म करो उसके थ्रू। फिर जैसे अगले स्टेशन पे जाएंगे वो आपसे डिटेल लेंगे और फिर ये अपनी डिटेल लेने के बाद आपकी FIR को डायरेक्टली मोरी गेट वालों को ट्रांसफ़र कर देंगे। मतलब आपकी जो भी समस्या है उसका समाधान निकल जाएगा। आगे है, भारतीय रेलवे ने नई वेबसाइट रेल दृष्टि लॉन्च की है। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने यात्रियों के लिए एक डैशबोर्ड लॉन्च किया है, जिसे वे ट्रेन के आने जाने के समय पर निगरानी के साथ साथ देश में कहीं भी ट्रेन से जुड़ी जानकारी हासिल कर सकेंगे। रेल दृष्टि डैशबोर्ड को रेलवे सूचना प्रणाली केंद्र CRIS द्वारा विकसित किया गया है। इस पर रेल दृष्टि .cris.org.in के जरिए पहुंचा जा सकता है। डैशबोर्ड को लॉन्च करते हुए गोयल जी ने कहा था कि अब लोग कहीं भी जाते वक्त मात्र एक स्वाइप पर भारतीय रेलवे से संबंधित किसी भी प्रकार की डिटेल को ले सकते हैं। उन्होंने कहा था देश भर में ट्रेन की आवाजाही, ट्रेन के आने जाने से समयबद्धता, माल ढुलाई, यात्री आय, माल लदान व उतराई, बड़ी परियोजना की प्रगति, जन शिकायतें, रेलवे स्टेशन का वितरण और अन्य चीज़ों के बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं। ठीक है, 1 स्वाइप से इसके अंदर जाकर के साइट में आप पोर्टल को खोलकर। सौर ऊर्जा से चलेगी भारतीय ट्रेन, 2030 तक ग्रीन रेलवे बनाने का लक्ष्य तय। यानी कि आपका 2030 तक का ये टारगेट लिया गया है कि सौर ऊर्जा से चलेगी भारत की रेलवे। भारतीय रेल दुनिया की पहली ग्रीन रेलवे बनने का लक्ष्य निर्धारित किया है, जिसमें सौर और पवन ऊर्जा के जरिए ऊर्जा पैदा होने से जो बिजली होगी उसके द्वारा ट्रेन को चलाया जाएगा। बतौर पायलट प्रोजेक्ट रेलवे का भेल से 2 मेगावाट सौर ऊर्जा उत्पादन का करार हुआ है। भेल की फुल फॉर्म होती है भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड।
साल 2022 तक 100% विद्युतीकरण के बाद नहीं दिखेंगे डीजल इंजन, ये आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ। और 2030 तक ग्रीन रेलवे बनाने का लक्ष्य निर्धारित कर दिया गया है। 22 तक डीजल फ्री और 30 तक ग्रीन जोन। ऋषिकेश, कर्णप्रयाग और स्वापिनल रेल परियोजना। उत्तराखंड के भारतीय रेल ने ऋषिकेश और कर्णप्रयाग स्वापिनल रेल परियोजना के साथ ही हिमालय के प्रसिद्ध चारधाम बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री को रेल नेटवर्क से जोड़ने का निर्णय लिया है। इस योजना को धरातल पर उतारने के लिए 46,000 करोड़ की लागत आने का अनुमान है। यानी कि ऋषिकेश कर्णप्रयाग स्वप्निल रेल परियोजना के अंतर्गत इस ट्रेन से डायरेक्टली आप अलग अलग ना जा करके एक साथ आप चारों धाम पर घूम सकते हैं इस रेलवे नेटवर्क के थ्रू। तमिलनाडु में चेन्नई में इंटीग्रल कोच फैक्ट्री द्वारा शुरू की गई पहली स्टेनलेस स्टील बॉडी लाइट मेन लाइन इलेक्ट्रिक्स मल्टीपल यूनिट MEMU ट्रेन में 8 कोच और 2 ड्राइविंग मोटर कोच होते हैं। ट्रेलर कोच को वाहन क्षमता 84 सीट के साथ 325 है, जबकि मोटर कोच जिसमें 55 सीट और 226 यात्री ले जा सकते हैं। पहली रेक दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे को भेजी जाएगी। ठीक है, क्या है आपका तमिलनाडु में चेन्नई में इंटीग्रल कोच फैक्ट्री द्वारा पहली स्टेनलेस स्टील बॉडी लाइट मैनुअल इलेक्ट्रॉनिक मल्टीपल यूनिट शुरू की गई है। पीटर्स कोचीन मेट्रो रेल लिमिटेड द्वारा भारत की पहली ऐसी छात्रावास का शुभारंभ किया गया है। देश की पहली राजधानी एक्सप्रेस 50 साल पूरे कर लिए हैं। यह ट्रेन इस साल अपनी गोल्डन जुबली मना रही है। कोलकाता राजधानी एक्सप्रेस पहली बार साल 1969 में चली थी। ठीक है, यानी कि 2019 में आप बता सकते हो कि कोलकाता राजधानी को 50 साल हो गए हैं, वो अपनी कौन सी गोल्डन जुबली मना रही है। भारत की चेन्नई स्थित ICF बनी विश्व की सबसे बड़ी रेल फैक्ट्री चीन को दे दी इसने मात। भारतीय रेलवे की सबसे पुरानी इंटीग्रल कोच फैक्ट्री ICF चालू वित्त वर्ष में करीबन 3,000 रेलवे कोच बनाकर दुनिया की सबसे बड़ी कोच निर्माता फैक्ट्री बन गई है। ठीक है, 3,000 रेलवे कोच बनाए इसने और ये चाइना को मात दे चुकी है। आगे है इंडियन रेलवे ने स्टैचू ऑफ यूनिटी के लिए शुरू किया स्पेशल ट्रेन। जो स्टैचू ऑफ यूनिटी बनाया गया है, ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल का, उनको देखने के लिए शुरू किया गया। भारत दर्शन योजना के तहत विशेष ट्रेन 4 मार्च को पहली बार चंडीगढ़ से चलाई गई। कहाँ? उज्जैन महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग, फिर ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग खंडवा मध्य प्रदेश, उसके बाद शिरडी साईं बाबा, त्र्यंबकेश्वर मंदिर नासिक, गणेश्वर ज्योतिर्लिंग औरंगाबाद महाराष्ट्र और होकर स्टैचू ऑफ यूनिटी तक पहुँचेगी। ठीक है, इन 5 जगहों से होते हुए वो सीधा स्टैचू ऑफ यूनिटी जयपुर तक जाएगी। भारतीय रेलवे का सबसे बड़ा कारनामा डीजल इंजन को इलेक्ट्रिकल में बदला। भारतीय रेलवे ने डीजल लोकोमोटिव वर्कर्स ने विश्व का पहला डीजल रेलवे इंजन इलेक्ट्रिक रेल इंजन बदला है। पीएम मोदी ने दुनिया की पहली डीजल से इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव इंजन को हरी झंडी दिखाई है। इस इंजन का निर्माण वाराणसी रेल इंजन कारखाना में किया गया है। मेक इन इंडिया पहल के अंतर्गत स्वदेशी तकनीक अपनाते हुए डीजल रेल कारखाने में WAGC 3 श्रेणी के रेल इंजन से शुरू की जाएगी। यह इलेक्ट्रिक रेल इंजन मालगाड़ी में उपयोग किया जाएगा। यह इंजन प्रदूषण मुक्त है और डीजल इंजन के मुकाबले बेहतर स्पीड और 10,000 हॉर्स पावर की क्षमता देने में कारगर है। यानी कि ये जो आपका इंजन होगा डीजल लोकोमोटिव, ये क्या होगा, पहली बात तो पोल्यूशन लेस होगा, पोल्यूशन कम होगा। उसके बाद फिर आपका स्पीड भी इसकी जो होगी वो 10,000 हॉर्स पावर की होगी। IRCTC IP ऐप। इंडियन रेल एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन ने अपना IRCTC IP ऐप लॉन्च कर दिया है। इस ऐप की मदद से ऑनलाइन टिकट बुक करने में बेहतर सुविधाएं अनुभव होगी।
अक्सर ऐसा होता है कि तत्काल टिकट बुक करते वक्त या तो IRCTC की वेबसाइट ओपन नहीं होती है, और अगर हो भी जाए तो पेमेंट गेटवे पर देरी हो जाती है। नतीजन टिकट बुक नहीं हो पाती है। इस परेशानी से निपटने के लिए IRCTC ने अपना पेमेंट गेटवे लॉन्च किया है। ठीक है, IPS के अंतर्गत क्या है, जैसा आपको पता हो, पहले ज़्यादा सीट होने की वजह से क्या होता था, मतलब सर्वर डाउन हो जाता था, तो अब ऐसी प्रॉब्लम इसमें नहीं आएगी। प्रणाम अधिनियम। प्रणाम अधिनियम क्या है? द पेरेंट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड नॉर्म ऑफ द अकाउंटेबिलिटी एंड द मॉनिटरिंग। असम सरकार ने प्रणाम योजना का शुभारंभ किया है, जिसके तहत सरकारी कर्मचारी के अपने वृद्ध माता पिता और अविवाहित दिव्यांग भाई बहन को देखभाल करना अनिवार्य हो गया है। ठीक है, ये बहुत ही अच्छी योजना चलाई गई है असम सरकार द्वारा। रिपीट कर रहा हूँ, कर्मचारी को अपने जो वृद्ध माता पिता हैं, ओल्ड पेरेंट्स और अविवाहित दिव्यांग भाई बहन हैं, तो उनकी देखभाल उन्हें करना ही पड़ेगा। ठीक है, और इसके अंतर्गत क्या होगा, उनकी सैलरी का 10% जो होगा ये इनको ऑटोमेटिकली काट के इन जो वृद्ध माता पिता या दिव्यांग भाई बहन होंगे उनको दे दिया जाएगा। ठीक है, ये चैंपियंस की बताई गई है। मार्क मार्केज स्पेन मोटो GP 2018 वर्ल्ड चैंपियंस बने हैं ब्रिटेन के, और लुइस हैमिल्टन ब्रिटेन के F1 2018 वर्ल्ड चैंपियनशिप बने हैं। ठीक है, चलिए, प्रतिष्ठित रेमन मैग्सेसे अवार्ड 2018 विजेताओं में 2 भारतीय कौन हैं? तो ये वैसे क्वेश्चन है, इसका आंसर आप खुद ही देंगे, मैं आपको हिंट दे देता हूँ। ठीक है, इसमें एक जो है उन्हें शांति के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था 2014 में मलाला यूसुफ के द्वारा। मलाला यूसुफ कौन है? मलाला यूसुफ पाकिस्तान की जो बाल विकास के लिए उन्होंने अपना पूरा योगदान दिया था। उनकी मृत्यु हो गई थी, अफ़गानिस्तान में उन्हें गोली मार दी गई थी। ठीक है, तो इसमें आपके एक सोनम वांगचुक, ठीक है, जो आपके सोनम वांगचुक हैं वो हैं। सोनम वांगचुक कौन है आपको मैं बता दूं, सोनम वांगचुक जो हैं वो 3 इडियट जो मूवी जिनके ऊपर बनी है वो सोनम वांगचुक के ऊपर ही बनी है। ठीक है, चलिए फ्रेंड, अगला है रेमन मैग्सेसे पुरस्कार। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार एशिया का नोबेल पुरस्कार होता है। फिलीपींस के भूतपूर्व राष्ट्रपति रेमन मैग्सेसे की याद में दिया जाता है। ठीक है, यह डॉक्टर भरत बटवानी को, मनोचिकित्सक, और सोनम वांगचुक को समुदाय विकास के लिए दिया गया है। ठीक है, आगे बात करें, 32वां एशियन समिट 2018 कहाँ हुआ? सिंगापुर में हुआ है। 34वां 2019 में थाईलैंड में। 11वां ब्रिक्स समिट 2019 में ब्राज़ील में। और 30वां एपिक समिट 2018 मैरोस्बी पपुआ न्यू गिनी में। 31वां एपिक समिट 2019 चिली में। और 32वां मलेशिया। आगे बात करें फ्रेंड्स, 13वां ईस्ट एशिया समिट 2018 सिंगापुर में। उसके बाद 14th एशिया समिट 2019 थाईलैंड में। 13वां G20 समिट 2018 बुनोस आयरिस और अर्जेंटीना में हुआ था। 14वां आपको पता होगा ऑनलाइन हुआ था। ठीक है, 14वां कह रहा हूँ, 15वां आपका ओसाका जापान में हुआ था। 44वां G7 समिट 2018 में केबा कनाडा में हुआ था। और 47 G7 समिट 2019 न्यूवल अकीतन फ्रांस में हुआ था। उसके बाद फ्रेंड्स अगर हम बात करें, भीमस्टेक चौथा हुआ था काठमांडू नेपाल में। और 5वां हुआ था कोलंबो श्रीलंका में। आगे बात करते हैं हम सफ़र की। सफ़र जो है सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी एंड वेदर फोरकास्टिंग, भारतीय उष्णदेशीय मौसम विज्ञान संस्थान पुणे द्वारा विकसित किया गया है। ये इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी। ठीक है, आपका इसमें क्वेश्चन बन सकता है किसके द्वारा लॉन्च किया गया, तो पुणे में लॉन्च किया गया है। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है। अंतर्राष्ट्रीय भूगर्भीय विज्ञान संघ, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ जियोलॉजिकल साइंस, मुख्यालय कहाँ है इसका? चाइना में, बीजिंग। इसमें 4200 साल का इतिहास जलवायु कार्यक्रम शामिल है, जो 200 साल के सूखे का इशारा करता है,
जिसने मिस्र से चीन तक सभ्यताओं को बर्बाद किया था, उसके बारे में इसमें बताया जाएगा, दिखाया गया है। अगर हम बात करें पश्चिम बंगाल के सत्यरूप सिद्धांत सबसे कम उम्र के 7 पर्वत शिखरों और 7 ज्वालामुखी पर्वतों को फतह करने वाले पर्वतारोही बन गए हैं। ठीक है, सत्यरूप ने 35 साल 9 महीने में यह उपलब्धि हासिल कर ली है। ऑस्ट्रेलिया के पर्वतारोही डैनियल बुल 36 साल 157 दिन का रिकॉर्ड उन्होंने बना रखा था, जिसको तोड़ दिया। अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? किलिमंजारो। रूस में यूरोप की सबसे ऊंची चोटी माउंट एल्ब्रस। और अर्जेंटीना में स्थित दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी जो है आपका आकागुआ। नेपाल में एशिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट, आपको पता ही होगा, 8,848 मीटर की है। कुछ लोग इसे 8,850 भी लिख देते हैं, कुछ बुक में लिखा हुआ है। ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट कोजियोस्को। और अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी विनस मैसिफ। आगे बात करें हम दक्षिण अमेरिका के सबसे ऊंचे ज्वालामुखी ओजस डेल सालाडो, ईरान में माउंट दामाव, उत्तरी अमेरिका में मैक्सिको में स्थित सबसे ऊंची ज्वालामुखी माउंट कौन सी है? पिको डे ओरिजाबा। झारसुगुड़ा हवाई अड्डे का नया नाम बदल करके वीर सुरेंद्र साई हवाई अड्डा रखा गया है। सोलापुर हवाई अड्डे का नाम बदल करके अभी हवाई अड्डे के नाम बदले गए हैं। महात्मा बसवेश्वर हवाई अड्डा रखा गया है। कोल्हापुर हवाई अड्डे का नाम बदलकर छत्रपति राजाराम महाराज। और आपका जोली ग्रांट हवाई अड्डे का नाम बदलकर अटल बिहारी वाजपेयी हवाई अड्डा। गन्नवरम में विजयवाड़ा हवाई अड्डे का नाम परिवर्तित कर महान अभिनेता और सत्तारूढ़ तेलुगु देशम पार्टी और आंध्र प्रदेश की नई राजधानी के संस्थापक के नाम पर नंदामुरी तारक रामाराव अमरावती हवाई अड्डा रखा गया है। तिरुपति हवाई अड्डे का भगवान वेंकटेश्वर के नाम पर श्री वेंकटेश्वर हवाई अड्डा नाम रखा गया है। और एयरपोर्ट्स की बात करें हम, आंध्र प्रदेश में नए एयरपोर्ट खुल रहे हैं, कुर्नल, केरला में कुन्नर, उड़ीसा में झारसुगुड़ा, अरुणाचल प्रदेश में होलगी और ईटानगर, गुजरात में हिरासर और राजकोट, महाराष्ट्र में सिद्धुदुर्ग, सिक्किम में पाक्योंग, उत्तर प्रदेश में ये सिक्किम का इकलौता है, उत्तर प्रदेश में जेवर उत्तर प्रदेश में खुल रहा है, और गोवा में मोपा उत्तर प्रदेश में, उत्तर गोवा में। आगे बात के ये क्वेश्चन है, ठीक है। आंध्र प्रदेश की सरकार ने कौन सी परियोजना शुरू की है जिसमें सरकार 10 से 16 साल की आयु वर्ग के छात्रों को चयन करेगी और उन्हें 10 साल की अवधि में ओलंपिक खेलों में पदक सुनिश्चित करने के उद्देश्य से अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सुविधा और कोचिंग प्रदान करेगी। ठीक है, ये आपको बतानी है कौन सी योजना है। तो फ्रेंड्स, इसमें क्या है, इस योजना के अंतर्गत कि आंध्र प्रदेश सरकार ने यह निर्णय लिया है कि जो 10 से 16 साल की आयु के बच्चे होंगे, जो जिस फील्ड में स्पोर्ट में एक्सपर्ट होंगे, उनको सेलेक्ट किया जाएगा और उसके बाद 10 साल तक उनको ट्रेनिंग दी जाएगी ताकि वो ओलंपिक में कोई मेडल ला सके। और ये कौन सी परियोजना ली गई है? अर्जुन परियोजना के अंतर्गत। ठीक है फ्रेंड्स, आगे है विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री हर्षवर्धन नई, जो कि अब WHO के पर्सन बन चुके हैं, नई दिल्ली में एक प्रकार की वायु गुणवत्ता और मौसम पूर्वानुमान प्रणाली का उद्घाटन किया। इस प्रणाली का नाम क्या है वो आपको बताना है। ठीक है, कौन सी प्रणाली है? सफ़र, वायु समीक्षा या वायु विज्ञान? ये आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज की वीडियो यहाँ ख़त्म होती है। मैंने आपको बोला था लगभग 1.5 घंटे की वीडियो बन जाएगी। ठीक है, इसमें मैंने आपको रेलवे से रिलेटेड जितने भी 2018-19 में प्रोजेक्ट बनाए गए हैं सबके बारे में मैंने डिटेल से बताया है। आप उसको एक बार 2 बार देख लेंगे, फिर आप खुद ही पता लगा लेंगे कि इसमें कौन कौन से जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है और किस किस के ऊपर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, क्योंकि मैंने पूरी स्टेटमेंट के साथ बताए हैं, पूरी थ्योरी बताई है, उसमें जब क्वेश्चन बनेंगे तो आपको
पता लग जाएगा कि उसका आंसर क्या होगा अगर आपने इसको अच्छे तरीके से पढ़ लिया है। जैसे मैंने आपको 2 क्वेश्चन दिखाई दिए थे, जैसे कि देखिए पहला ये था आंध्र प्रदेश वाला, उससे ऊपर भी मैंने पूछा था, और ये है अगली सीरीज़ जो अगला वीडियो होगी हमारी, वो इससे रिलेटेड जितने भी मैंने थ्योरी पढ़ाई है इनके क्वेश्चन की होगी। लगभग आपको इसमें 100 के आसपास कोशिश करूँगा मैं क्वेश्चन रखूँ, और उनके आंसर आप बहुत ही आसानी से दे देंगे अगर आपने इसको 2 से 3 बार पढ़ लिया होगा तो। और फ्रेंड्स ये रेलवे में तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें से तो कई क्वेश्चन आएंगे और बाकी एग्ज़ाम में भी आपके क्वेश्चन इसमें से रिलेटेड आएंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आए, आपके लिए हेल्पफुल हो। मैं आशा करता हूँ कि आप इसको देखेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और कमेंट्स करेंगे। चलिए फ्रेंड्स, मिलेंगे फिर अगली वीडियो में।